हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने कल जो यूनिट 8 और 9 है उसके 75 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट 10 और यूनिट 11। ठीक है। यूनिट 10 है वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण और यूनिट 11 है जलवाष्प संघनन एवं वर्षण प्रकार और बादल। ये प्रकार है, ये चीज़ है। ठीक है। तो आज इससे रिलेटेड लगभग 65 क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ को आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख करके आंसर देना है। ठीक है। हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक लगती है क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से असत्य कथन बताइए। अब आप लोगों के पास चार कथन है जिनमें से एक असत्य कथन आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला है वायु का अपना कोई भार नहीं होता। वायु का अपना कोई भार नहीं होता। ये पहला जो कथन है यही असत्य है, यानी कि वायु का अपना भार होता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वायु का अपना कोई भार नहीं होता। बी क्या है, समुद्र धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। और सी ऑप्शन है समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ये भी बात सही है। और डी है कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। ये तीनों ऑप्शन सत्य है, बाकी ये जो ऑप्शन ए है वो असत्य है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है। ऊंचाई के साथ वायु विरल होने लगती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु की जो घनत्व है उस घनत्व में क्या आने लगती है, विरलता आने लगती है। ठीक है। दूर दूर कण दूर दूर हो जाते हैं, मतलब घनत्व कम हो जाता है उसका। ठीक है। और वायुमंडलीय दाब, अगर ऊपर जाते जाते वायु में क्या आएगी, विरलता आएगी, तो वायुदाब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया अपन लोगों को। तो वायु दाब बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे विरलता घटेगी, घनत्व घटेगा, वायु में विरलता आएगी, वैसे वैसे वायुदाब में भी क्या होगा, कमी होगी। वायुदाब में भी क्या होगी, कमी होगी। ठीक है। आ रही है बात समझ में। ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वायुदाब क्या होता है, घटता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वायुदाब की सर्वप्रथम खोज ग्यूरिक महोदय ने की थी। वायुदाब की खोज, इससे पता चल गया कि वायुदाब की खोज किसने की थी, ग्यूरिक महोदय ने की थी। किसने की थी, ग्यूरिक महोदय ने की थी। ठीक है। ये कब की गई थी, तो ये पूछा गया आप लोगों को। तो ये की गई थी 1651 में की गई थी। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है। आ रही है बात समझ में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं आप लोगों को। दे रखा है तापमान, दे रखा है तापमान, दे रखा है समुद्र तल से ऊंचाई, दे रखा है। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद में दे रखा है जलवाष्प। ये 4 आप लोगों को कथन दे रखा है। अब पूछा क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करनी है। तो तापमान भी क्या करता है, वायुदाब को प्रभावित करता है। जब तापमान उच्च होता है तो वायुदाब न्यून हो जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे वायुदाब में कमी होती जाएगी। गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर वायुदाब अधिक होगा। जैसे ध्रुवों की तरफ देख लीजिए, ध्रुवों पर वायुदाब क्या है, अधिक है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण
सर्वाधिक है। नेक्स्ट है जलवाष्प। जलवाष्प भी क्या करता है, वायुदाब को प्रभावित करता है। शुष्क वायु भारी होती है तो वायुदाब अधिक होता है, और आर्द्र वायु हल्की होती है तो वो वायुदाब कम लगाती है। ठीक है, तो शुष्क वायु होती है तो वायुदाब अधिक रहता है। आ रही है बात समझ में। सर्दियों में क्या होती है, वायु शुष्क होती है, इसका मतलब वायुदाब अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वायु नमी प्राप्त करेगी उसमें गुप्त ऊष्मा के थ्रू वो क्या चली जाएगी, आकाश की तरफ चली जाएगी, मतलब हल्की हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। तो ये चारों कारण हैं जो वायुदाब को प्रभावित करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि उपरोक्त सभी वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आप लोगों को ढूंढना है कि कौन सा कथन है वो असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन है आर्द्र वायु का भार कम तथा शुष्क वायु का भार अधिक होता है। अभी मैंने बताया कि आर्द्र वायु क्या होती है, हल्की होती है, और शुष्क वायु भारी होती है। ठीक है, तो पहला कथन सत्य है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु भार घटता है, यह भी बता दिया कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब कम होता जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति का वायु भार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बात भी सही है कि जब पृथ्वी की गति तेज होगी तो अपकेंद्रीय बल ज़्यादा कार्य करेगा, तो वायुदाब क्या है, वो हल्का हो जाएगा, मतलब वायु ऊपर की ओर उड़ जाएगी तो वायुदाब कम हो जाएगा, तो ये भी सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु भार न्यून होता है, ये भी अभी बताया था मैंने कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु भार न्यून होता है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें भी आप लोगों को असत्य कथन बताना है कि धरातल से लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का आधा दाब हो जाता है। जब हम धरातल से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो धरातल पर जो वायुदाब होता है 1013.25, ये समुद्र तल पर वायुदाब MB में होता है। ठीक है, जब 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो ये वायुदाब घट करके अपना आधा हो जाता है। ठीक है, अब देख लो 1013.25 का आधा कितना होता है, 500 और कोई होता है, यहाँ पर देखते हैं 5 0 5 6 2 6 12.1, ये 506 MB के आसपास हो जाता है 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक आ रही है बात समझ में। मतलब ये पूछा जाता है कि कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब अपना स्वयं का आधा हो जाता है, तो वो 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो जाता है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। जनवरी माह में ऑस्ट्रेलिया के आसपास वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। जनवरी माह में जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है, इसका मतलब गर्मियाँ कहाँ पर पड़ेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इसका मतलब न्यून वायुदाब कहाँ पर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और ऑस्ट्रेलिया इसी समय रहता है और वहाँ पर क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी सही है आप लोगों का। जनवरी माह में आइसलैंड तथा अलूशियन द्वीपों के पास, अलूशियन जो प्रशांत महासागर में है, ठीक है, इसके अलावा जो आइसलैंड है अटलांटिक महासागर में, यहाँ पर वायुदाब क्या रहता है, न्यून रहता है। पहली बात तो ये कि जो धाराएं हैं वहाँ की वो गर्म प्रकृति की होती है, धाराएं मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो देख लेना, धाराएं क्या होती है, गर्म प्रकृति की होती है, और जहाँ पर गर्मी अधिक रहेगी वहाँ पर तापमान वायुदाब क्या होगा, न्यून होगा। इसी कारण से या इन दो क्षेत्रों में क्या रहता है, वायुदाब न्यून रहता है। तो ये बात भी आप लोगों की सही है। कौन से माह में, जनवरी माह में। जनवरी माह में तो जबकि वहाँ पर क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है, लेकिन इन दो क्षेत्रों में क्या रहता है, तापमान अधिक रहता है। क्यों रहता है, वहाँ की जल धाराओं के कारण। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर वायुदाब न्यून रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे पहले बर्कनीज ने मिलीबार को वायुदाब मापने की इकाई के रूप में प्रयुक्त किया था। तो ये बात भी आप लोगों की सही है। तो आप लोगों से पूछा गया कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इनमें से असत्य कथन कोई नहीं है, मतलब चारों कथन सत्य है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो असत्य हो, सभी सत्य है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कोरियोलिस प्रभाव किस कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस प्रभाव, ठीक है, कोरियोलिस प्रभाव जो उत्पन्न होता है, वैसे आप लोगों को बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है, जब पृथ्वी घूर्णन क्रिया करती है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है। जो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी है वो सही है कि कोरियोलिस प्रभाव किस कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई बार लेक्चर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों को कथन दे रखे हैं कि विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। ठीक है, नेक्स्ट दे रखी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, नेक्स्ट है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, नेक्स्ट दे रखी है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी। ठीक है, ये 4 कथन दे रखे हैं आप लोगों को, और आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उपरोक्त में से गलत कथन की पहचान कीजिए। उपरोक्त में से गलत कथन की पहचान कीजिए। आप लोगों को इनमें से गलत चीज़ बतानी है कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो विषुवत रेखीय जो पेटी होती है वह न्यून वायुदाब की पेटी होती है, तो ये सही है। ध्रुवीय जो होता है वो उच्च वायुदाब की पेटी होती है, ये भी सही होता है। उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो भी उच्च वायुदाब की पेटी होती है, लेकिन जो उपध्रुवीय है वो न्यून वायुदाब की पेटी है, ये बात भी सही है। उपध्रुवीय जो पेटी है वो भी न्यून वायुदाब की पेटी है। उपरोक्त में से गलत कथन की पहचान कीजिए, तो गलत कथन तो कोई सा ही नहीं है। हारिए बात समझ में, गलत कथन तो कोई सा भी नहीं है, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत कथन नहीं है। उपरोक्त में से कोई सा भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत हो। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ग्लोब पर निम्न वायुदाब पेटियों की संख्या कितनी है। कौन से वायुदाब पेटियों की संख्या बतानी है, निम्न या न्यून वायुदाब पेटियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये ग्लोब है, ग्लोब पर कितनी वायुदाब पेटियां हैं, ग्लोब पर 7 वायुदाब पेटियां हैं। पहली विषुवत रेखीय, दूसरी उपोष्ण उच्च कटिबंधीय, तीसरी उपध्रुवीय और चौथी हो गई ध्रुवीय। इसके अलावा ये हो गई एक हो गई उपोष्ण कटिबंधीय और एक हो गई उपध्रुवीय और ये एक हो गई ध्रुवीय। तो ये कितनी हो गई कि 1 2 3 4 5 6 और 7। अब पूछी है कि न्यून वायुदाब पेटियां कितनी हैं, तो ध्रुवों पर जो पेटियां हैं वे उच्च वायुदाब की हैं। ठीक है, ध्रुवों पर जो पेटियां हैं वे उच्च वायुदाब की हैं। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा भूमध्य रेखा के बाद में जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वे भी उच्च वायुदाब की पेटियां हैं। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय भी क्या है, उच्च वायुदाब की पेटी है। बची कितनी पेटियां, 1 पेटी, 2 पेटी और 3 पेटी। ये जो 3 पेटियां हैं वे न्यून वायुदाब की पेटी हैं। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी है, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी है और ये भी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 न्यून वायुदाब पेटियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, ये जो चल रहा है वो अपन लोगों का लैब असिस्टेंट के लिए चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आप लोगों के सामने, पहला कथन है अश्वक्षांश, दूसरा कथन है आप लोगों की उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, तीसरा कथन है आप लोगों के सामने 60 डिग्री से 70 डिग्री। ठीक है, और चौथा है वायु परिसंचरण की हेडली कोश का भाग, हेडली कोश का भाग। ये 4 कथन दे रखे हैं आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन पढ़िएगा कि उपरोक्त कथनों में से विषम कथन की पहचान कीजिए।
विषम कथन की पहचान करनी है। भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विषम कथन कौन सा है। अब इसमें से देख करके आप कैसे पता लगाओगे कि विषम कथन है। तो पहले ये देखिए कि ये जो कथन है ये विशेषताएं कौन सी चीज़ की बता रहे हैं। तो अश्व अक्षांश है, ये उपोषण से संबंधित है, उपोषण कटिबंध से संबंधित है 35 डिग्री के आसपास। उच्च अक्षांश है, ठीक है, उपोषण कटिबंधीय क्या है, एक उच्च अक्षांश है। हेडली कोश का भाग है, हेडली कोश का मतलब जो भूमध्य रेखा से चलते हुए उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जाती है। तो ये भी क्या है, हेडली कोश का भाग, ये 0 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया। ये 35 डिग्री के आसपास है चीज़ें, कहाँ पर है, 35 डिग्री अक्षांश के आसपास है। लेकिन यहाँ पर अक्षांश क्या दे रखा है, 60 से 70 अक्षांश। तो 60 से 70 अक्षांश पर कौन सा होता है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब होता है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब। ये जो तीनों विशेषताएं हैं वह उपोष्ण कटिबंध की है, और बाकी ये जो विशेषता है ये उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी की विशेषता है। तो इन तीनों के अलावा ये सब ये अलग है। तो विषम कौन सा हो जाएगा इसमें, 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश वाला, केवल 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, केवल 3 वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रही है चीज़ें, समझ में आ रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता विषुवतीय न्यून वायुदाब पेटी की नहीं है। विशेषताएं पूछी गई है कौन सी, विषुवतीय न्यून वायुदाब पेटी की, और वो भी पूछी गई है कि कौन सी नहीं है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि यह 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो पहला जो ए है वो आप लोगों का सही है, क्योंकि इसका विस्तार जो विषुवतीय न्यून पेटी का विस्तार है वो 5 डिग्री भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिण में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी की तापजन्य उच्च वायुदाब पेटी। तापजन्य पेटी तो है ये, तापजन्य पेटी तो है, लेकिन उच्च वायुदाब पेटी नहीं, निम्न वायुदाब पेटी है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आप लोगों का सही हो गया, यानी कि विषुवतीय न्यून वायुदाब पेटी की विशेषता नहीं है ये, ठीक है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें ऑप्शन, वायु का क्षितिज संचलन नहीं माना जाता। यहाँ पर वायुदाब क्या होता है, संवहनीय संचलन होता है वायु का, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। डोलड्रम या प्रशांत मंडल भी कहते हैं, ठीक है, इस मंडल को डोलड्रम भी कहते हैं, ये याद रखना, डोलड्रम या प्रशांत मंडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि ये तापजन्य उच्च वायुदाब पेटी नहीं बल्कि तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी है। आ रही है बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आप लोगों को सत्य कथन बताना है भाई, ठीक है। कांच की नली में पारे की 0.1 की ऊंचाई 3.4 मिलीबार के बराबर होती है, ठीक है। पारे की नली है, ठीक है, उसमें अगर पारा 0.1 इंच ऊपर चला गया, इसका मतलब ये किसे प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा 3.4 मिलीबार को प्रदर्शित करेगा। मतलब कि वायुदाब में कितने एमबी का अंतर आया है, 3.4 एमबी का अंतर आया, ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में वायुदाब को हेक्टोपास्कल इकाई में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। पहले किया जाता था एमबी में और वर्तमान में किस में किया जाता है, हेक्टोपास्कल में। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुदाब मापने के लिए मरकरी बैरोमीटर की नली में पारे की ऊंचाई नापते हैं, ठीक है। वायुदाब में क्या मापते हैं, पारे की ऊंचाई, पारे की ऊंचाई। जितना ज़्यादा ऊंचा होगा पारा, इसका मतलब वायुदाब उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना कम ऊंचा होगा उतना ही वायुदाब कम होगा। तो सही बात है। तो तीनों जो ऑप्शन है इसके सही है। तो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के सामने, ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं। तो अभी बताई थी मैंने ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं। ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां हैं, ठीक है, जिनमें से 3 वायुदाब की न्यून वायुदाब की पेटियां हैं और 4 उच्च वायुदाब की पेटियां हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ग्लोब पर कितनी वायुदाब पेटियां हैं, 7 वायुदाब पेटियां हैं। तो 13वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पेटी गतिजन्य वायुदाब की पेटी के अंतर्गत नहीं आती। देखिए गतिजन्य के अंतर्गत नहीं आती, मतलब पूछी कौन सी गई है अपन लोगों को, तापजन्य पूछी गई है। ठीक है, तापजन्य आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए, आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। गतिजन्य नहीं है, इसका मतलब पूछा कौन सा गया है, तापजन्य पूछा गया है। तो ये देख लीजिए कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी ये जो है ये तापजन्य है। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पर क्या रहता है, ठंड रहती है, और इसी ठंड के कारण वहां पर क्या बन जाता है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है। तो एक तो पहला तो सही हो गया। ठीक है, इसके अलावा उपोषण वायुदाब की पेटी, उपोषण वायुदाब की जो पेटी है वो गतिजन्य है। तो गतिजन्य अपन लोगों को नहीं बताना, अपन लोगों को क्या बताना है, तापजन्य बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की पेटी, ये जो भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की पेटी है ये गतिजन्य नहीं है, ये क्या है, तापजन्य है। तो तीसरा जो कथन है वो भी सही है आप लोगों का। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है वो गतिजन्य है। तो अपन लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल 1 और 3 राइट आंसर हो गया। तो 14वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि 1 और 3 गतिजन्य वायुदाब पेटियां नहीं है। ठीक है, ये तापजन्य वायुदाब पेटी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा परिसंचरण द्वितीयक परिसंचरण में शामिल है। ठीक है, 3 प्रकार के परिसंचरण होते हैं, प्राथमिक परिसंचरण, ठीक है, इसके अलावा द्वितीयक परिसंचरण, इसके अलावा तृतीयक परिसंचरण। ठीक है, तृतीयक परिसंचरण ये अलग अलग है। प्राथमिक परिसंचरण वे परिसंचरण है जो ग्लोब पर स्थायी रूप से मिलते हैं। प्राथमिक परिसंचरण वे परिसंचरण हैं जो ग्लोब पर स्थायी रूप से मिलते हैं। स्थायी रूप से कौन कौन से परिसंचरण मिलते हैं, जैसे व्यापारिक पवन परिसंचरण हो गया, उपध्रुवीय पवन परिसंचरण हो गया, इसके अलावा पछुआ पवन परिसंचरण हो गया, ध्रुवीय पवन परिसंचरण हो गया। तो ये जो परिसंचरण है ये आते हैं प्राथमिक परिसंचरण में, जो स्थायी होते हैं। ठीक है, ग्लोब पर स्थायी रूप में मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा द्वितीयक जो परिसंचरण आते हैं जिनमें चक्रवात शामिल किए जाते हैं, प्रति चक्रवात शामिल किए जाते हैं, इसके अलावा इसमें शामिल किए जाते हैं जो मौसमी परिघटनाएं हैं, मौसम है, मानसून है, मानसून। ठीक है, तो ये जो है मौसम नहीं, मानसून इसमें शामिल किया जाता है द्वितीयक परिसंचरण में। तृतीयक परिसंचरण वे होते हैं जो स्थानीय रूप से मौसम को प्रभावित करते हैं, स्थानीय रूप से मौसम को प्रभावित करते हैं, जैसे स्थानीय हवाएं। तो ये 3 प्रकार के परिसंचरण है। और आपसे पूछा गया है कि द्वितीयक परिसंचरण में कौन सा शामिल है, तो पछुआ पवन हो गया प्राथमिक में, इसके अलावा चक्रवात हो गया द्वितीयक में, और बोरा और चिनुक हो गया तृतीयक में। तो पूछा गया है द्वितीयक, तो द्वितीयक में कौन सा है, चक्रवात शामिल है। तो 15वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, कथनों पर विचार करो तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन बताना है आप लोगों को, असत्य कथन बताना है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है। तो ये बात आप लोगों की सही है, मतलब ये कथन सत्य है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल कैसा होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति क्या होती है, घूर्णन गति, वो सर्वाधिक होती है, इसीलिए जो अपकेंद्रीय बल होता है वो भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अपकेंद्रीय बल वो होता है जो केंद्र से किसी भी वस्तु को केंद्र के बाहर ले जाता हो। ठीक है, तो पृथ्वी से घूमती है तो चीजें बाहर की ओर जाती है। ठीक है, जैसे पत्थर बांध करके घुमाते हैं तो पत्थर बाहर की ओर जाता है ना, वैसे है। तो बी वाला जो कथन है वो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट सी कथन देखते हैं, वायु की दिशा तथा गति दोनों वायुदाब प्रवणता पर आधारित होती है। वायुदाब प्रवणता मैंने बताई थी कि वायुदाब में अंतर होता है। ठीक है, अगर किसी जगह पर वायुदाब अधिक है और किसी जगह पर वायुदाब कम है तो ये क्या बन जाएगी, दाब प्रवणता बन जाएगी। तो हवाएं भी इसी तरफ चलेंगी। ठीक है, हवाओं की दिशा भी उसी तरफ होगी। जैसे पश्चिम दिशा में वायुदाब अधिक है और पूर्व दिशा में वायुदाब कम है तो हवाएं पश्चिम से
पूर्व की ओर गति करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का सही है। ठीक है, ये कथन भी सही है, सत्य है। नेक्स्ट जो कथन है कि फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक गतिशील वस्तु अपने पथ के बाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है। ये आप लोगों का जो कथन है वो गलत है। ये एक सत्य कथन किस प्रकार होगा, ये होगा कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु, ठीक है, गतिशील वस्तु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में से जाएंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, ऐसे मुड़ जाए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये आप लोग याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो असत्य है। ठीक है, इससे उल्टा कर देंगे अपन लोग। तो इसीलिए जो अपना जो राइट आंसर होगा 16वें का वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कि ऑप्शन नंबर डी असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा नियम वायुमंडलीय परिसंचरण से नहीं है? आपको 4 नियम दे रखे हैं, इनमें से नियम कौन सा है जो वायुमंडलीय परिसंचरण से संबंधित नहीं है? तो कोरियोलिस जो नियम है वो वायुमंडलीय परिसंचरण से रिलेटेड है, क्योंकि कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, ये पवन विक्षेपी बल है। तो इसकी खोज की गई थी 1844 में। इसका पता कब लगाया गया था? 1844 में पता लगाया था कोरियोलिस महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है बॉयज बैलेट का नियम। ये भी वायुमंडलीय पवन परिसंचरण से रिलेटेड है। इसमें बॉयज बैलेट ने क्या बताया था कि भूमध्य रेखा के पास अगर अपन जिस तरफ से हवा आ रही है और जिस दिशा में आ रही है उस दिशा में अगर अपन मुंह करके खड़े होंगे तो उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर न्यून वायुदाब होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर न्यून वायुदाब होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर न्यून वायुदाब होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर न्यून वायुदाब होगा। जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, पछुआ पवनें इस प्रकार चल रही है। ठीक है, अब ये व्यक्ति इस तरफ से आ रही है तो ये व्यक्ति इस तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे खड़ा हो गया। तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर न्यून दाब है, तो ऐसे खड़ा होगा तो ये बायां हो गया, इसका मतलब ये न्यून वायुदाब है। ठीक है, आ रही है बात समझ? अब ये दक्षिणी गोलार्ध आ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो इसका मतलब इसने क्या बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर न्यून वायुदाब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ कौन सा हाथ है? ये दायां हाथ है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस तरफ ये क्या हो गया? न्यून वायुदाब क्षेत्र हो गया। ये बॉयज बैलेट का नियम है। ठीक है, इसके अलावा फेरल का नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तु अपना दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये तीनों नियम जो है ABC ये वायुमंडलीय परिसंचरण से रिलेटेड है। लेकिन जो लास्ट वाला जो नियम है विलियम वेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, वो ज्वार भाटा से रिलेटेड है, ज्वार से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दी है, तो आप लोग मुझे बताइए विलियम वेवेल ने ये ज्वार भाटा से रिलेटेड प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी कौन से वर्ष में दी थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो 17वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा व्यापारिक पवनों के बारे में असत्य है? अब व्यापारिक पवनों की विशेषताएं दी गई है और उनके बारे में बताना है कि कौन सी जो कथन है वो असत्य है व्यापारिक पवनों के बारे में। ठीक है, व्यापारिक पवन मेखला को हेडली कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक पवन मेखला को क्या कहते हैं? हेडली कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, 3 कोशिकाएं मिलती हैं, ट्राई सेल्यूलर बोलते हैं इसे, ट्राई सेल्यूलर मॉडल। ठीक है, ग्लोब पर ठीक है, ये होती है भूमध्य रेखा के पास वाली सेल। ठीक है, और इसे बोलते हैं हेडले सेल। क्या बोलते हैं? हेडले सेल बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के बाद में हेडले सेल मतलब पछुआ पवनों के प्रभाव में होती है, उसे फेरल सेल बोलते हैं, और इसे पोलर सेल बोलते हैं, पोलर सेल। तो हेडले कोशिका का भाग है विषुवत रेखीय भाग, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये बात सही है भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया, सत्य है। व्यापारिक हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, व्यापारिक हवाएं ये क्या है? उच्च वायुदाब क्षेत्र है और यहाँ से हवाएं निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर चलती है, विषुवत रेखा की ओर।
तो ये भी सही है आप लोगों का। नेक्स्ट है, यह पवनी महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर वर्षा नहीं करती है। ये जो पवनें हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर ही वर्षा करती है, लेकिन जब ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर जाती है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई महाद्वीप है, ये महाद्वीप है मान लो, तो ये पवन ऐसे आई तो यहाँ पर ये नमी लेकर के आएगी तो पूर्वी भागों पर क्या कर देगी, वर्षा कर देगी। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी भागों पर जाएंगी इनमें नमी की कमी आ जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है आप लोगों का वर्षा नहीं करती है, ये आप लोगों का असत्य है, क्योंकि ये वर्षा करती है। ठीक है, तो 18वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देखते हैं। इस पवन की पेटियां दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य पाई जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, व्यापारिक पवनों की जो पेटियां हैं वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाई जाती है। बीच में जो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है वो डोलड्रम पेटी पाई जाती है। भूमध्य रेखीय, विषुवत रेखीय, न्यूनवायुदाब पेटी। आ रही है बात समझ? चलिए ठीक, तो 18वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा कथन पछुआ पवनों के बारे में सत्य है? उनमें तो असत्य पूछा था, अब अपने को पूछा है सत्य कौन सा है पछुआ पवनों के बारे में। कौन सी पवनों के बारे में? पछुआ पवनों के बारे में सत्य कथन बताना है अपन लोगों को। इनके क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इनके क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, ये कथन असत्य है, क्योंकि इनके क्षेत्रों में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सत्य असत्य है। अपने लोगों को क्या बताना है? सत्य कथन बताना। नेक्स्ट है कि पछुआ पवन व प्रति पछुआ पवन मिलकर हेडली कोश का निर्माण करते हैं ना। पछुआ पवन और प्रति पछुआ पवन होती है वो फेरल कोश का निर्माण करते हैं, तो ये कथन भी आप लोगों का सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली पछुआ पवनों को भयंकर पचासा कहते हैं। 50 डिग्री के आसपास चलने वाली पछुआ पवनों को भयंकर पचासा तो कहते हैं, लेकिन वो उत्तरी गोलार्ध में नहीं कहते, वो दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं कहते। ठीक है, इसके बाद में है, इसकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के कारण होती है। ये बात सही है, जो चौथा ऑप्शन जो है वो सही है कि यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, ये न्यून वायुदाब है और ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, तो इनकी उत्पत्ति यहाँ से उपोष्ण उच्च वायुदाब से होती है। ठीक है, इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की हो रही थी। ठीक है, आर्य बात में जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का 19वां में वो सत्य है, केवल बाकी सारे असत्य हैं। मैंने समझा दिए हैं कि किस प्रकार से वो सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा कथन ध्रुवीय परिसंचरण के बारे में असत्य है? अब अपन लोगों को किसके बारे में बताना है? ध्रुवीय परिसंचरण। वो तो हवाएं थी, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। अब अपन लोगों को पूछा गया है कि ध्रुवीय परिसंचरण के बारे में असत्य पूछा गया है, असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं, यह परिसंचरण दोनों गोलार्धों में सामान्यतः 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ठीक है बात भाई, ये 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, ये परिसंचरण चलता रहता है। ठीक है, हवाएं ध्रुवों से 90 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास उपध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ आती है। ठीक है, फिर ये चलता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ उठ करके ये, क्योंकि गतिजन्य है, न्यून वायुदाब होगा, क्योंकि न्यून वायुदाब में हवा ऊपर उठती है, फिर वापस से जाकर के गोलार्धों पर, उत्तरी गोलार्ध पर या दक्षिणी गोलार्ध पर यह हवाएं बैठ जाती है। ठीक है, और इसका दूसरा भाग उपोष्ण उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, इसके अलावा इस परिसंचरण में पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, धरातलीय सतह पर उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाओं का प्रवाह होता है। धरातलीय सतह पर उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्व से उत्तरी ध्रुवी से उत्तर पूर्वी ध्रुवीय हवाओं का प्रवाह होता है। ये बात भी सही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्रुवों की धरातलीय सतह पर हवाओं का अवतलन नहीं होता है। यहाँ पर मैंने बताया कि ध्रुवों की सतह पर ध्रुवों की धरातल पर हवाओं का अवतलन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था अवतलन होता है। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, वो आप लोगों का है कि ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है, तो इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आप लोग इसके कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आप लोगों को सत्य कथन बताना है, ठीक है। पृथ्वी पर वर्ष भर समान दिशाओं में चलने वाली हवाओं को अस्थायी पवन कहा जाता है। सत्य कथन बताना है, तो ये जो पहला कथन है आप लोगों का ये असत्य है। असत्य किस प्रकार है कि पृथ्वी पर वर्ष भर समान दिशाओं में चलने वाली हवाओं को अस्थायी पवन कहते हैं, लेकिन उन्हें अस्थायी पवन नहीं, उन्हें स्थायी पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें स्थायी पवन कहा जाता है, क्यों? जो कि वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। जैसे व्यापारिक पवनें हो गई, पछुआ पवनें हो गई, इनकी दिशा एक ही होती है कि व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम और पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व चलेंगी, ठीक है। तो ये स्थायी पवन होती है, अस्थायी नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का असत्य हो गया। अपन लोगों को पूछा क्या है? सत्य पूछा है कि स्थलीय समीर दिन के समय स्थल भाग से सागर की ओर चलती है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि स्थलीय समीर, स्थलीय समीर के बारे में पूछा गया है। स्थलीय समीर दिन के समय स्थल भाग से सागर की ओर चलती है। स्थलीय समीर चलती है स्थल भाग से सागर की ओर चलती है। स्थल भाग से किस ओर चलती है? सागर की ओर चलती है, इसीलिए स्थलीय समीर कहा जाता है। लेकिन ये दिन की बजाय रात में चलती है, दिन की बजाय रात में चलती है, क्योंकि रात के समय सागरों पर न्यून वायुदाब हो जाता है और धरातल पर उच्च वायुदाब हो जाता है और हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती है। ठीक आ रही है बात समझ? ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब ये भी गलत हो गया आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी भी हो गया। नेक्स्ट है सागरीय समीर रात के समय सागर से स्थल की ओर चलती है। यह है कि सागरीय समीर क्या होती है? ये सागर से स्थल की ओर चलती है। ये बात सही है, लेकिन ये रात के समय नहीं चलती, ये दिन के समय चलती है, क्योंकि धरातल दिन में क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से वहाँ पर न्यून वायुदाब एक्टिव हो जाता है। इसीलिए सागर से हवाएं स्थल की ओर चलती है। कब चलती है? दिन में चलती है। कब चलती है? दिन में चलती है। और यहाँ पर दे रखा है कि रात में चलती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आप लोगों का गलत हो गया। नेक्स्ट जो है कि रात्रि में पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे घाटी की ओर चलने वाली ठंडी व भारी पवन को कैटाबेटिक पवन कहते हैं। कैटाबेटिक पवन, कैटाबेटिक पवन, कैटाबेटिक पवन होती है पर्वतीय पवन, जो पर्वत से नीचे उतरती है। कब उतरती है? रात को उतरती है। ठंडी होती है, ये रात में होने के कारण ठंडी चीज़ें भारी होती है, और भारी के कारण नीचे की तरफ आती है, ठंडी व भारी होती है, और इसे क्या बोलते हैं? कैटाबेटिक पवन बोलते हैं। तो 21वें का जो राइट आंसर हो गया कि हमें सत्य कथन कौन सा बताना है, तो सत्य कथन आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रात्रि में चलने वाली पर्वतीय पवनों को कैटाबेटिक पवन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों के सामने, इसमें दे रखा है क्वेश्चन 22। निम्न में से कौन सी असामयिक पवन है? पूछा गया है असामयिक पवन, यानी कि जो किसी भी समय चल जाएगी भाई। उसका मन करेगा तो दोपहर में चले जाएगी, उसका मन करेगा तो वो शाम को चलेगी, उसका मन करेगा तो वो सुबह तक चलेगी। ठीक है। तो असामयिक पवन है, कौन सी है? स्थलीय समीर, ये सामयिक पवन है। स्थलीय समीर कब चलती है? ये रात में चलती है, केवल स्थल से सागर की ओर। नेक्स्ट है सागरीय समीर, ये दिन में चलती है सागर से स्थल की ओर। ठीक है। एनाबेटिक, एनाबेटिक एक तो थी कैटाबेटिक और एक थी एनाबेटिक। एनाबेटिक चलती है दिन में, घाटी से पर्वत की ओर चलती है, तो ये दिन में चलती है, ये सामयिक हो गई। जो लू है वो असामयिक है, ये कभी भी चल जाएगी, सुबह भी चलती है, शाम को भी चलती है, दोपहर में भी चलती है। ठीक है। तो ये लू क्या हो गई? असामयिक हो गई, और असामयिक पवनों में स्थानीय पवनों को शामिल किया जाता है। ठीक आ रही है बात समझ में? ठीक है। लोकल पवनों को। ठीक है। तो 22वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो लू है वो असामयिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ है? ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं आप लोगों को। पहला कथन है हिम भक्षिणी, मतलब हिम को खाने वाला। रोकीज के पूर्वी ढालों पर, मतलब रोकीज जो पर्वत है उसके पूर्वी ढालों पर चलने वाला। अंगूर फसल व बसंतकालीन गेहूं के लिए लाभप्रद, सही बात है। स्थानीय गर्म पवन, ये जो 4 विशेषताएं दे रखी हैं आप लोगों को, ये कौन सी पवन की विशेषताएं हैं? तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप लोगों को ये 4 कथन दे रखे हैं, और ये 4 कथन बताना है कि इससे कौन सी चीज की विशेषताएं हैं। तो एक पवन है यूएसए में चलने वाली चिनूक। कौन सी पवन? चिनूक।
और ये सभी विशेषताएं जो हैं वो इस चिनूक स्थानीय पवन की है। गर्म है, बसंतकालीन गेहूं के लिए लाभप्रद है, रॉकीज के पूर्वी ढालों पर चलती है, याद रखना इस चीज़ को, और इसे हिम भक्षिणी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फोन, फोन लिखा हुआ है, और ये जो फोन चलती है वो यूरोप के आल्पस पर्वत के ढालों पर चलती है। कहाँ पर चलती है? यूरोप के आल्पस पर्वत के ढालों पर चलती है, और इससे जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। आ रही है बात समझ में? फोन से सर्वाधिक प्रभावित कौन रहता है? स्विट्जरलैंड प्रभावित रहता है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखी है एक बोरा भी दे रखी है, बोरा पवन दे रखी है। ये जो बोरा पवन है ये शुष्क पवन है, शुष्क पवन है किंतु ठंडी पवन है, शुष्क पवन है किंतु ठंडी पवन है। और ये चलती कहाँ है? ये चलती है एड्रियाटिक सागर के पूर्वी भाग पर, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर, ठीक है, पूर्वी किनारों पर। आ रही है बात समझ में? और एक है लास्ट में नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर दो जगह पर चलती है, एक तो अपने भारत में चलती है ग्रीष्म काल में, असम और पश्चिम बंगाल में, ठीक है, उसे काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में भी चलती है। कहाँ पर चलती है? न्यूजीलैंड में भी चलती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में भी चलती है। गर्म और शुष्क पवन है, भारत में काल वैसाखी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो 23वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि चिनूक की ये विशेषता है, सी राइट आंसर होगा कि चिनूक की विशेषताएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन नहीं है? गर्म स्थानीय पवन नहीं है, इसका मतलब हमें कौन सी पवन बताना है? हमें ठंडी स्थानीय पवन बताना है। तो पहली देखिए सिराक्को, सिराक्को जो है वो इटली में चलती है। कहाँ पर चलती है? इटली में चलती है, और ये गर्म पवन है, इसीलिए इसे रक्त वर्षा भी कहते हैं, रक्त वर्षा, क्योंकि ये भूमध्य सागर से नमी धारण करती हुई ये इटली के दक्षिणी भागों में वर्षा करती है और लाल रंग की वर्षा करती है, इसे रक्त वर्षा कहते हैं, ठीक है। ये गर्म हो गई। नेक्स्ट है हरमट्टान, हरमट्टान, हरमट्टान चलती है गिनी तट पर। कहाँ पर चलती है? गिनी तट पर चलती है। तो वहाँ का जो मौसम होता है वो उमस भरा होता है, अस्वास्थ्यप्रद होता है, लेकिन जब ये हवा जाती है तो वहाँ की हवा को शुष्क कर देती है, इसीलिए इस पवन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। कौन सी पवन कहते हैं? डॉक्टर पवन भी कहते हैं। कहाँ चलती है? गिनी तट पर चलती है। नेक्स्ट है ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर भी क्या है? एक गर्म पवन है। कौन सी पवन है? गर्म पवन है, और ये चलती है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है, ठीक है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है, गर्म है, शुष्क पवन है। इसके अलावा जो ब्लिजार्ड दे रखा है, ब्लिजार्ड, ये एक ठंडी पवन है। तो यही हमें पूछा गया था कि कौन सी गर्म पवन नहीं है, तो ब्लिजार्ड एक ठंडी पवन है, ये गर्म पवन नहीं है। साइबेरिया में इसे बुरान कहा जाता है, साइबेरिया में इसे बुरान कहा जाता है। इसके अलावा ये कनाडा में भी चलती है, उत्तरी अमेरिका में भी चलती है, इसके अलावा ये साइबेरिया के क्षेत्रों में भी चलती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में भी चलती है ब्लिजार्ड, ठीक है। तो 24वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आप लोगों के सामने है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य है आप लोगों के सामने, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनके सामने पहले तो दे रखी है स्थानीय पवन, फिर उसके सामने उसका स्थान दे रखा है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्थानीय पवन से रिलेटेड वो स्थान नहीं है। तो इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो अपने स्थान से रिलेटेड नहीं है, तो ठीक है देखते हैं। परगा, पहली क्या है? परगा, परगा चलती है रूस में। कहाँ पर चलती है? रूस में चलती है, और ये टुंड्रा की ठंडी हवा है। कहाँ की ठंडी हवा है? टुंड्रा की ठंडी हवा है, तो ये ऑप्शन मतलब सही है, ठीक है। नेक्स्ट है लेवेंटर, लेवेंटर, ये एक ठंडी हवा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, और ये चलती है दक्षिणी स्पेन में। कहाँ पर चलती है? दक्षिणी स्पेन में चलती है, तो ऑप्शन के अनुसार ये भी सही है। नेक्स्ट है ब्लैक रोलर, कौन सी रोलर? ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर जो चलती है वो यूएस में चलती है,
ब्लैक रोलर कहाँ पर चलती है? यूएस में चलती है, और यूएस के अलावा ये फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर भी चलती है। लेकिन फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर इसका नाम अलग है, और फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर इसे शामल कहा जाता है। शामाल, क्या कहा जाता है? शामाल कहा जाता है। तो ब्लैक रोलर यूएस में चलती है, इसके अलावा फारस खाड़ी के उत्तर पूर्व में शामाल कहा जाता है। यही पवन है, लेकिन उसकी विशेषता यही होती है, लेकिन नाम अलग होता है, शामाल। इसके अलावा सांता आना, कौन सा आना? सांता आना। सांता आना जो है वो अर्जेंटीना में ना मिल करके वो मिलती है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर मिलती है? कैलिफोर्निया में मिलती है। ये आए वर्ष इससे आग लगती है, ठीक है। कैलिफोर्निया में चलती है, गर्म और शुष्क पवन है। हो गई आगे बात समझ में? तो ये है आप लोगों के सामने जो तीसरा सी और डी ऑप्शन है वो आप लोगों के गलत है। तो 25वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी और डी होगा, ठीक है। बता दिया है मैंने आप लोगों को कि ब्लैक रोलर यूएस में चलती है, और फारस की खाड़ी में शामाल चलती है, और इसके अलावा सांता आना कैलिफोर्निया में चलती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 का है, हाँ ये रहा। अल्नीनो का संबंध किस समुद्री धारा से है? अल्नीनो का संबंध, मैंने जब धाराएं पढ़ाई थी उस टाइम पर इसका जो छोटा सा पॉइंट है वो बताया था मैंने, कि जो पेरू की धारा है उसका विस्तार घट करके कम हो जाता है और अल्नीनो का विस्तार हो जाता है। अल्नीनो क्या है? एक गर्म जल की धारा है। तो अल्नीनो का संबंध कौन सी धारा से है? वो धारा से संबंधित है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। पेरू की धारा ठंडी जल धारा है, याद रखिएगा, और ये चलती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर चलती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो 26वें का जो राइट आंसर होगा वो अल्नीनो किससे संबंधित है? पेरू या हम्बोल्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ला नीनो की घटना कौन से क्षेत्रों में घटित होती है? ला नीनो की घटना, ला नीनो की घटना कौन से क्षेत्रों में घटित होती है? तो ला नीनो की जो घटना होती है वो अल नीनो के बिल्कुल विपरीत होती है। अल नीनो के बिल्कुल विपरीत होती है। और ला नीनो की घटना, जब अल नीनो कमज़ोर पड़ जाएगा तो कौन सी घटना होगी? ला नीनो की घटना होगी। और ये कौन से महासागर में होती है? ये होती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आप लोग इसका जो मुझे आंसर है, ये मुझे डाउट है 27वें का, ठीक है। ये हिंद महासागर भी हो सकता है, हिंद महासागर में भी हो सकता है, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी हो सकता है। तो आप लोग मुझे कंफर्म करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे अनुसार इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी प्रशांत महासागर, जो अल नीनो के विपरीत होती है। ये अल नीनो जो लाल नीनो है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के मध्य भागों में होता है, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव जो है वो हिंद महासागर के क्षेत्रों में भी पड़ता है। ये घटना तो संपन्न होती है प्रशांत महासागर में, ठीक है। इसके अलावा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में, 27 क्वेश्चन के बारे में क्या लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 27वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। उष्ण वाताग्र का औसत ढाल कितना है? एनसीईआरटी में ये है, तो ये मत कहिएगा कि सर वाताग्र नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। तो आप लोग देखिए, उष्ण वाताग्र का ढाल, ठीक है। उष्ण वाताग्र होता है, एक होता है शीत वाताग्र, इनके ढाल अलग अलग होते हैं। उष्ण वाताग्र का जो आकार होता है वो गुंबदनुमा होता है, और शीत वाताग्र का जो ढाल होता है वो ये कॉनिकल शेप होता है, कॉनिकल शंकु आकार का, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि उष्ण वाताग्र का ढाल कितना होता है, शीत वाताग्र का ढाल कितना होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने मैं बताता हूँ कि उष्ण वाताग्र का जो ढाल होता है वो 1:100 से लेकर के 1:400 तक मिलता है, 1:400 तक मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जब 100 किलोमीटर चलेगी तो इसका ढाल कितना होगा? वो 1 डिग्री बढ़ेगा। ढाल कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री का अंतर आएगा, मतलब 100 पर 1 डिग्री का, 400 पर 1 डिग्री का, मतलब बहुत दूर जाने पर इसका ढाल बढ़ रहा है। मतलब इसका ढाल जो है वो जेंटल है, मतलब कम है इसका ढाल। इसके अलावा जो ये शंकु आकार है, इसका ढाल आप लोग देख सकते हो,
ठीक है, किस प्रकार से, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि शीत वाताग्र का जो ढाल होगा वो ज़्यादा होगा, तीव्र होगा। इसका मतलब शीत वाताग्र का जो ढाल होगा वो 1:25 से लेकर के 1:200 तक होगा। मतलब केवल 25 किलोमीटर चलेगा और 1 डिग्री ढाल चढ़ जाएगा। मतलब 50 किलोमीटर पर 2 डिग्री और 150 पर 3 डिग्री, मतलब ढाल ज़्यादा होगा, इसमें ढाल कम है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो शीत वाताग्र का 1:25 से 1:200 और उष्ण वाताग्र का 1:100 से 1:400। जो 28वां का जो पूछा गया अपन लोगों को कि उष्ण वाताग्र का हल क्या है, वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसी चीज़ें लग रही हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों के सामने, वायु राशियों की उत्पत्ति से संबंधित दशाएं कौन सी है। ठीक है, अब वायु राशियों की उत्पत्ति है, वायु राशि टॉपिक है आप लोगों के एनसीईआरटी में, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, उसमें पूछा गया है कि वायु राशियों की उत्पत्ति से संबंधित दशाएं कौन सी है। तो वायु राशियाँ उत्पन्न कब होती है, कौन कौन सी आदर्श दशाएं हैं जब वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। तो वायु राशियों की उत्पत्ति के संबंध में है कि प्रति चक्रवातीय दशा, प्रति चक्रवातीय दशा, प्रति चक्रवातीय दशा में क्या होता है कि मौसम साफ रहता है, हवाएं धीमी चलती है और कोई भी विक्षोभ, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता। इसका मतलब वायु राशि वहां पर एक्टिव हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसके अलावा समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ही पृष्ठ क्या हो वह उबड़ खाबड़ होगा। अगर मान लो कहीं पर पर्वत है, समतल पर्वत नहीं है, तो धरातल पर आप लोगों को पता है तापमान अलग रहता है और पर्वतों पर तापमान अलग रहता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। तो तापमान की जब विभिन्नता होगी, तापमान में भिन्नता होगी, आर्द्रता में भी भिन्नता होगी, इसीलिए वायु राशि एक्टिव वायु राशि नहीं बन पाएगी। ठीक है, तापमान और आर्द्रता ये समान होनी चाहिए। समान कहाँ पर मिलेगी, जहां पर समतल जगह होगी। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आप लोगों का सही है। नेक्स्ट है एक समान पृष्ठतल, एक समान पृष्ठतल होना चाहिए। अगर कहीं पर धरातल है तो वहां पर धरातल ही होना चाहिए, अगर समुद्र है तो धरातल ही, समुद्र भी समुद्र ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा समुद्र है और आधा धरातल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान धरातल होना चाहिए, इसीलिए वहां पर वायु राशि एक्टिव होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में, धरातल समान होना चाहिए। तो और ये जो तीनों ऑप्शन है ये वायु राशियों की उत्पत्ति से संबंधित तीनों सही हैं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी दशाएं वायु राशि की उत्पत्ति से संबंधित आदर्श दशाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों के सामने। 28 हो गया, 29 हो गया, 30 देखते हैं। पीटरसन ने उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर वायु राशियों को कितने वर्गों में विभाजित किया। किसके आधार पर, उत्पत्ति क्षेत्रों के आधार पर, उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर किसने, पीटरसन ने। पीटरसन ने कितने क्षेत्र बताए, कितनी वायु कितने वर्गों में बांटा गया है, वो बांटा है 5 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा है, 5 वर्गों में बांटा है। और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला लिखिए उष्णकटिबंधीय, दूसरा है आर्कटिक, आर्कटिक, तीसरा लिखिए ध्रुवीय, ध्रुवीय, ठीक है वायु राशि। चौथा है भूमध्य रेखीय वायु राशि, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय नहीं है, ठीक है, भूमध्य रेखीय। नेक्स्ट 5 है इसका अंटार्कटिका वायु राशि, अंटार्कटिका वायु राशि। ये उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर है। ठीक है, ये 5 प्रकार की बताइए किसने, पीटरसन महोदय ने। ठीक है, तो 30वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग कि बर्जरॉन ने वायु राशियों का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा चिन्ह शामिल नहीं किया। वायु राशियों का वर्गीकरण किया है बर्जरॉन ने और इनमें से बताना है कि कौन सा चिन्ह इन्होंने शामिल नहीं किया। तो एमपी भी उन्होंने शामिल किया है। एमपी का मतलब होता है मेरीटाइम पोलर, ठीक है, मेरीटाइम पोलर, इसका मतलब ध्रुवीय समुद्री। इसके अलावा इन्होंने शामिल किया था सीपी, कॉन्टिनेंटल पोलर, मतलब ध्रुवीय महाद्वीपीय, ये भी शामिल किया था। इसके अलावा शामिल किया था एम का मतलब बताया था उन्होंने मानसून से रिलेटेड, मानसून से रिलेटेड, ठीक है, बड़े वाला एम है। इसके अलावा उन्होंने शामिल किया था ए को, ए का मतलब बताया था उन्होंने ध्रुवीय, ध्रुवीय वृत्तीय, ध्रुवीय जो पोलर सर्कल होता है वो बताया था उन्होंने। इसके अलावा सीटी एक बताया था, सीटी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मतलब उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय,
उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। इसके अलावा बताया था उन्होंने एमटी बताया था मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मतलब उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु वायु राशि। ठीक है, इसके अलावा ई और बताई थी। ई का मतलब होता है इक्वेटोरियल, मतलब विषुवतीय। ठीक है, ये बताई थी उन्होंने, ये प्रतीक चिन्ह यूज किए थे वायु राशियों के वर्गीकरण के लिए। तो ये किन्होंने किए थे? ये बर्जरॉन ने किए थे, बर्जरॉन या बर्गरॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 31वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि पीके उन्होंने कुछ ही नहीं किया था, पीके। ठीक है, 32वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32वां। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, शीतोष्ण चक्रवातों का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग पढ़िए और राइट आंसर करिए। किसके द्वारा होता है? शुष्क पवन? नहीं भाई, वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में। उष्ण पवन? ये भी नहीं होता, क्योंकि उष्ण और शीत ये दोनों पवनें होती है उसमें। इसके अलावा अपसारी पवन? ना, अपसारी पवन नहीं होती, उसमें कौन सी होती है? अभिसारी पवन होती है। तो ये तीनों ऑप्शन है, ये गलत है। इसके अलावा जो लास्ट का जो ऑप्शन है वाताग्र, ये जो वाताग्र होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न करने में सहायक होता है। वाताग्र क्या होता है? जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आकर आपस में मिलती है तो उनके बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे वाताग्र कहते हैं। तो जब वाताग्र बनता है तो वाताग्र किसके कारण? वाताग्र बनने के कारण ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बर्कनीज के अनुसार शीतोष्ण चक्रवातों के जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है? बर्कनीज ने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अवस्थाएं बताई हैं, और वो अवस्थाएं बताई हैं, 6 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली अवस्था है इसमें से इंसिपिएंट स्टेज, इंसिपिएंट। ठीक है, और इस स्टेज में ये बोलते हैं इसे प्रथम अवस्था या प्रारंभिक अवस्था। दूसरी है जुवेनाइल, क्या बोलते हैं? जुवेनाइल या बाल्यावस्था। ठीक है, इसके अलावा 3 नंबर है, वो है अर्ली मैच्योरिटी, EARLY, अर्ली मैच्योरिटी। ठीक है, पूर्व प्रौढ़ावस्था। इसके बाद में 4 है फुल मैच्योरिटी। ठीक है, प्रौढ़ावस्था। इसके बाद में 5 है ऑक्लूडेड। ठीक है, ऑक्लूडेड का मतलब होता है अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है, अधिविष्ट वाताग्र में होता है, अधिविष्ट स्टेज होता है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 6 होता है एंड स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में वाताग्र में जो क्या है, जो गर्म पवन होती है वो पूरी तरह से धरातल से मुक्त हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है। तो ये 6 अवस्थाएं बताई है किसने? बर्कनीज ने बताई है। ठीक है, याद रखिएगा। जो 33वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा, 6 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 है, भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति ना होने का क्या कारण है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बता रहा है भाई, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में क्या रहा है कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है 0 डिग्री अक्षांश के पास, वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। ये 5 डिग्री 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में ही उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न नहीं होते, ये कारण पूछा है आप लोगों को। तो इसके उत्पन्न ना होने का कारण है कि यहाँ पर जो प्रभाव है पृथ्वी की घूर्णन गति का, कोरियोलिस प्रभाव वो सबसे कम होता है। ठीक है, कोरियोलिस प्रभाव सबसे कम होता है, और वायु को सर्कल में लाने के लिए, चक्र प्रदान करने के लिए, घूमने के लिए कोरियोलिस बल अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि इसी से क्या होती है, वायु अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, और विक्षेप होते ही क्या हो जाती है, ये राउंड करने लग जाती है। तो कोरियोलिस प्रभाव की कमी होती है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर, इसीलिए वहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। इसलिए 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है भाई आप लोगों के सामने,
सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब 1 मिलीबार की कमी आती है? कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 मिलीबार की कमी आ जाती है? तो 1 मिलीबार की कमी आती है 10 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। ये आप लोग याद रखिएगा फैक्ट कि 1 मिलीबार की कमी कब आएगी समुद्र तल से? जब अपन लोग 10 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। 20 मीटर पर जाएंगे 2 मिलीबार, 30 मीटर पर जाएंगे 3 मिलीबार, ऐसे जाएंगे 100 मीटर पर तो 10 मिलीबार, 500 पर जाएंगे तो 50 मिलीबार कम हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार है। ठीक है, मतलब ये दर जो है वो अलग अलग रहती है। बस ये कहा गया है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 मिलीबार वायुदाब की कमी आती है। ठीक है, तो 35वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है आप लोगों के सामने। अटलांटिक महासागर में उपोष्ण उच्च दाब पेटी को क्या कहते हैं? कौन से महासागर की बात हो रही है? अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। कौन से महासागर की बात हो रही है? अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। तो अटलांटिक महासागर में 35 डिग्री अक्षांश के पास एक द्वीप है, अजोर्स आइलैंड है, अजोर्स द्वीप। तो वहाँ पर जो उच्च वायुदाब पाया जाता है उसे अजोर्स उच्च कहते हैं, अजोर्स हाई या उच्च कहते हैं। तो 36वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता के बारे में असत्य कथन है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं बताई गई है और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है, कौन सी विशेषता है जो असत्य बताई गई है ऑप्शन में। समदाब रेखाएं अंडाकार या वी आकार की होती है। समदाब रेखाएं अंडाकार या वी आकार की होती है, ये बात सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में यह मुख्यतः सर्दियों में उत्पन्न होते हैं, यह मुख्यतः सर्दियों में उत्पन्न होते हैं, मतलब ये बात भी सही है, सत्य है। इसके अलावा इसमें वाताग्र पाए जाते हैं, ये बात भी सही है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में ही उत्पन्न होते हैं। ना भाई, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थलों पर भी उत्पन्न हो सकते हैं और समुद्रों पर भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो समुद्रों पर ही उत्पन्न होते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थलों पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका असत्य कथन है। ठीक है, तो 37वां का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में असत्य कथन बताइए। ये शीतोष्ण कटिबंध के बारे में पूछ रहा था, ये उष्ण कटिबंध के बारे में पूछ रहा है। पवन एक चक्राकार मार्ग में गति करती है। सही बात है भाई, पवन क्या करती है? एक चक्राकार मार्ग में गति करती है। चक्र तो बनाते ही, लेकिन इसका मार्ग है, मार्ग क्या है कि जब ये चलती है पूर्व से पश्चिम में, ठीक है, तो ये अलग अलग अक्षांशों पर ये इनकी दिशा अलग अलग हो जाती है। तो 30 डिग्री अक्षांश के पास आते आते ये क्या हो जाती है, इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है। मतलब पूर्व से पश्चिम चला और ये पश्चिम से पूर्व हो जाता है, मतलब ये वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, ये बात सही है। इसके अलावा मुख्यतः उष्ण कटिबंध में विकसित होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तो ऑब्वियस सी बात है कि उष्ण कटिबंध में ही विकसित होंगे। नेक्स्ट है, इनकी उत्पत्ति के लिए सागरीय तल का तापमान 26 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर होना चाहिए। ये आदर्श तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए समुद्रों पर। ठीक है, समुद्र के पानी का तापमान कितना होना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात भी सही है। इनका मार्ग पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर होता है ना। 38वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो मार्ग होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, ना कि पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का मार्ग। ठीक है, तो 38वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है आप लोगों के सामने कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं आप लोगों को 4 और उन कथनों को पढ़ करके अपन लोगों को बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन प्रति चक्रवात के बारे में असत्य है। प्रति चक्रवात की विशेषताएं दी गई है, इसका मतलब किसकी विशेषताएं दी गई हैं? प्रति चक्रवात की विशेषताएं दी गई है और इनमें से बताना है कि कौन सी इनमें से ऐसी विशेषता है जो प्रति चक्रवात के बारे में नहीं है। तो पहली विशेषता देखिए, उच्च अभिसरण। क्या होता है? उच्च अभिसरण। अब ये चीज़ क्या है ये बताता हूँ मैं। ठीक है, कि हवाएं क्या होती है यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये तो धरातल हो गया और ये आकाश हो गया। ठीक है, तो आकाश में क्या होती है? हवाओं का अभिसरण होता है। हवाओं का क्या होता है? अभिसरण, मतलब हवाएं पास पास आती है, तो ये बात सही है। इसके अलावा बादलों का अभाव,
मैंने आप लोगों को बताया था प्रति चक्रवात में बादलों का अभाव होता है, मतलब मौसम साफ होता है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता। इसके अलावा निम्न अपसरण क्या होता है कि ये आपस में अभिसरण करके ऊंचाई पर और धरातल की ओर आती है, धरातल की ओर आकर के और यहाँ पर आकर के बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर चलती है, मतलब अपसरित होती है। इसका मतलब निम्न अपसरण ये भी हो गया, तो ये भी सही है। इसके अलावा केंद्रीय निम्न वायुदाब, जब हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी तो वायुदाब क्या होगा, अधिक हो जाएंगे, क्योंकि वायु का दबाव पड़ेगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है और जो कथन नंबर डी है वो आप लोगों का गलत है। और यही पूछा गया है कि प्रति चक्रवात के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, केवल 4, ये प्रति चक्रवात के बारे में असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कथन नंबर 4 आप लोगों का गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि केवल 4 असत्य है। तो 39वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है आप लोगों के सामने कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय वायुदाब 1013.25 कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। तो समुद्र तल पर ये जो अधिकतम है वायुदाब है 1013.25 MB, और ये होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान में भी कमी आएगी और वायुदाब में भी कमी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है मुख्यतः वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः वाताग्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गर्म वाताग्र, शीत वाताग्र, स्थायी वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। कौन से होते हैं, अधिविष्ट वाताग्र, वार्म, कोल्ड, स्टेबल और ऑक्लूडेड। ठीक है, 4 प्रकार का होता है वाताग्र। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा 41वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक, नेगेटिव सदर्न ऑक्सीलेशन इंडेक्स, इससे होता है नेगेटिव सदर्न ऑक्सीलेशन सूचकांक होता है वो। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो दक्षिणी अमेरिका में वर्षा ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, सामान्यतः दशाएं रहती है, लेकिन जब दशाएं विपरीत हो जाती है, मतलब नेगेटिव हो जाती है दशाएं, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, अल नीनो आ जाता है। तो दक्षिणी जो ऋणात्मक है, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक, ये संबंधित है अल नीनो से। किससे संबंधित है, अल नीनो से संबंधित है। और अल नीनो के लिए कौन सी दशा होती है, अनुकूल दशा होती है। जब पॉजिटिव दक्षिणी दोलन होगा तब होगा अल नीनो के लिए विपरीत दशा, और जब नेगेटिव होगा तो अल नीनो के लिए अनुकूल दशा। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो 42वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है आप लोगों के सामने, वी जर्कनेस का मॉडल किससे संबंधित है। तो वी जर्कनेस का मॉडल आप लोग याद रखिएगा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है, वाताग्र सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं मध्य अक्षांशों में। कहाँ पर आते हैं, मध्य अक्षांशों में आते हैं। इसीलिए ये जो 43वें का जो राइट आंसर होगा कि वी जर्कनेस का मॉडल किससे संबंधित है, वो मध्य अक्षांशीय चक्रवातों के उद्भव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किन हवाओं के उदाहरण हैं। पछुआ हवाएं, व्यापारिक हवाएं किन जो हवाओं के उदाहरण है, वो है मैक्रो स्केल। एक तो होता है माइक्रो स्केल मतलब छोटे स्केल पर, एक होता है मेजो स्केल मतलब मध्यम स्तर पर, एक होता है मैक्रो स्केल मतलब बड़े स्तर पर। और ये चलती है पूरे ग्लोब पर, स्थायी रूप से चलती है। तो ये किस प्रकार की हवाएं होगी, मैक्रो स्केल वाली हवाएं हो गई। तो 44वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बड़े स्तर पर चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन बताना है, असत्य।
गलत कथन बताना आप लोगों को। हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। सही बात है, हवा में उपस्थित जलवाष्प है वही आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अगर वायुमंडल में 80 ग्राम आर्द्रता है, इसका मतलब ये निरपेक्ष आर्द्रता हो गई, ये वास्तविक आर्द्रता हो गई। 80 है तो 80 ही है। इसके अलावा वायु में विद्यमान आर्द्रता के प्रतिशत को आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। हवा कितनी है? 100% है, ठीक है, लेकिन उसमें आर्द्रता केवल 50% है, तो इसे क्या कहेंगे? ग्राम वगैरह कुछ नहीं दे रखा, बस इतना दे रखा है कि आर्द्रता कितनी है? 50% है, तो इसे क्या कहेंगे? सापेक्ष आर्द्रता कहेंगे, ठीक है। हवा की प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के भार को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। जो 45वें का जो डी ऑप्शन है ये आप लोगों का गलत है। ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में नहीं, ये ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? घन मीटर में, जलवाष्प के आयतन को, ठीक है, जलवाष्प के भार को, ठीक है। तो ये हो गया 45वें का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, हो गया 45 हो गया, क्वेश्चन नंबर 46 है, ये पन्ना लो लास्ट वाला, कि एक निश्चित तापमान पर हवा जलवाष्प की अधिकतम मात्रा ग्रहण कर लेती है, जिसे कहा जाता है। कोई तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तापमान पर हवा मान लो 500 ग्राम जलवाष्प ग्रहण करेगी, ठीक है। जब ये 500 ग्राम पूरी हो जाएगी इस तापमान पर, तो ये क्या हो जाएगी कि वहाँ की हवा क्या हो गई? संतृप्त हवा हो गई। कौन सी हवा हो गई? संतृप्त हवा या सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एयर, सैचुरेशन लेवल जो है उसका पूरा हो गया, ठीक है। तो 46वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, यूनिट 10 और यूनिट 11, ठीक है। 47 है, ठोस का सीधे गैस के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या हो जाता है? कोई चीज ठोस है, ये द्रव बने बगैर द्रव नहीं बनता और डायरेक्ट क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ठोस से सीधा गैस बनना कहलाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ठोस से डायरेक्ट गैस बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो 47वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, वाष्पीकरण द्वारा जल के जलवाष्प में रूपांतरण के लिए वांछित ऊष्मा की ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोई भी जल है वो क्या होता है? जलवाष्प में परिवर्तित होता है। तो उस जलवाष्प में परिवर्तन के लिए कौन सी ऊष्मा वांछित होती है? तो वो ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट। आ रही है बात समझ में? तो 48वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और ये जो गुप्त ऊष्मा है वो चक्रवातों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। गुप्त ऊष्मा ही चक्रवातों को गति प्रदान करती है, मतलब जलवाष्प चक्रवातों को गति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना आप लोगों को, कि जलीय सतह का तापमान बढ़ता है तो वाष्पदाब निरपेक्ष आर्द्रता भी बढ़ती है। मतलब अगर तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो 50 ग्राम जल धारण करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अगर ये तापमान 17 डिग्री बढ़ गया, मतलब तापमान बढ़ गया, तो इसकी जल धारण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब वाष्प दाब भी बढ़ता है। ये 50 ग्राम से फिर कितना हो जाएगा? 70 ग्राम हो जाएगा। वाष्प भी तो बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा 20 बी ऑप्शन है, किसी हवा का वाष्प दाब यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही कम होगी, ठीक है। अगर मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, ठीक है, और इसमें टोटल 100 ग्राम आना है, 100 ग्राम जलवाष्प आना है, लेकिन इसमें 90 ग्राम जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो हो चुकी है। क्या अभी भी वहाँ से 50 ग्राम जलवाष्प हो सकता है? ना, वहाँ से कम जलवाष्प आएगी। इसका मतलब
जब निरपेक्ष आर्द्रता मतलब वाष्प दाब अधिक होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया भी कम होगी, केवल वो उतना ही वाष्प लेगा जितने में वो 100% सैचुरेशन हो सके। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी सही है। जल में लवणता की मात्रा कम होने पर वाष्पीकरण दर कम होगी, ये गलत है। इसका मतलब साफ जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और गंदे जल का वाष्पीकरण कम होता है। मतलब लवणता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण भी कम होगा और लवणता कम होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है कि जल में लवणता कम होने पर वाष्पीकरण भी कम होता है, ना ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। 49वें का ऑप्शन नंबर सी असत्य ही पूछा गया है। इसके अलावा जो डी है कि जल में लवणता की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, तो वाष्पीकरण कम होगा, ये बात सही है। तो 49वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, स्थलीय भागों पर वनस्पतियों से जल के गैसीय रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भी वनस्पति से क्या होती है, जलवाष्प निकलती है, तो उस जलवाष्प निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं। तो हिंदी में कहते हैं उसे वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो 50वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया किन में होती है? वनस्पतियों में होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, 15 से 18 क्वेश्चन है। ठीक है, 51 नंबर है कि जलवाष्प का ठोस या जल में रूपांतरण क्या कहलाता है? कोई भी जलवाष्प है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, अब ये क्या करेगी, ये या तो जल में परिवर्तित होगी या फिर ठोस में परिवर्तित होगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। तो 51वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, वो जलवाष्प का संघनन होता है। ठीक है, तभी जाकर के वो जल बनती है या फिर ठोस में बनती है। ठीक है, इसके अलावा अब है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जिस तापमान पर हवा संतृप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? जिस तापमान पर हवा संतृप्त हो जाती है कि भाई अब मेरी कोई भी जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब मैं संतृप्त हो चुकी हूँ, और उसे बोलते हैं औसांक बिंदु। औसांक बिंदु क्या बोलते हैं? औसांक बिंदु, या बोल सकते हैं आप लोग ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट, औस बिंदु या औसांक बिंदु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, देखिए ऑप्शन है इसमें पाला बिंदु, ठीक है, जमाव बिंदु, शीतलन बिंदु, ये अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग सर्च करना। ठीक है, जलवाष्प का संघनन होकर पृथ्वी पर आना, 53 है, जलवाष्प ऊपर गई, संघनित हो गई और फिर वर्षा जमीन पर आ गई, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं, वर्षा नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। केवल जलवाष्प का संघनित होकर के धरती पर आना क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है। लेकिन जब उसके रूप अलग अलग होते हैं तो उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे ठोस रूप में आता है तो ओला कहते हैं, बूंद रूप में आता है तो उसे वर्षा कहते हैं, छोटी छोटी बूंदों के रूप में आती है तो उसे ओस कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो रूप है वर्षण के वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो संघनन होकर पृथ्वी पर आता है तो उसे क्या बोलते हैं? केवल वर्षण कहते हैं। ठीक है, तो 53वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है कि संघनित वाष्प का जल की बूंदों के रूप में, वाष्प संघनित हो गई अब ये क्या करेगी? जल की बूंदों के रूप में धरातल पर आएगी। तो इस जल की बूंदों के रूप में जब ये धरातल पर आती है तो उसे बोलते हैं वर्षा। क्या बोलते हैं? वर्षा हो रही है भाई। कि 54 का जो राइट आंसर होगा वो वर्षा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है कि जलवाष्प द्रवित होकर जल बिंदुओं के रूप में धरातल की वस्तुओं पर एकत्रित हो जाती है। संघनित होकर क्या होती है? द्रवित होकर जलवाष्प द्रव में बदल जाती है और वो घास की पत्तियों पर, पेड़ पौधों पर या पत्थर पर, इन पर क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है जल की बूंदों के रूप में, और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओस। क्या बोलते हैं?
ओस, इसलिए 55 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ओस बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से वर्षण का कौन सा प्रकार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर संघनन होने से बनता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, जम जाती है, मतलब बर्फ बन जाती है। तो इसका संघनन कब होता है, 0 डिग्री से भी नीचे होता है। तो संघनन की प्रक्रिया 0 डिग्री से नीचे जाने पर होती है। तो कौन सा वर्षण का प्रकार होता है, तो वो बनता है या तो ओश बनता है, ना ओश नहीं बनता, ओश बनता है 0 डिग्री से ऊपर के जमाव पर। इसके अलावा है वर्षा, ये भी 0 डिग्री से ऊपर संघनन होने पर होता है। कुहासा, ये भी 0 डिग्री से ऊपर होने पर होता है। लेकिन जब 0 डिग्री से नीचे आता है तो क्या पड़ता है, तो पड़ता है तुषार। क्या पड़ता है, तुषार या पाला। ठीक है, ये 0 डिग्री से नीचे संघनन होने पर बनता है। टाइनी आइस क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है कि उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को कितने प्रकारों में बांटा गया है। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो वर्षा को प्रकारों में बांटा गया है 3 प्रकारों में। कौन कौन सी वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है, इसके अलावा होती है पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, इसके अलावा होती है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा या इसे बोलते हैं फ्रंटल रेन, फ्रंटल वर्षा। ठीक है, ये वर्षा होती है 3 प्रकार की। ठीक है, चक्रवात से हो सकती है, पर्वतों से टकराकर होती है, संवहनीय क्रिया द्वारा हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि 3 प्रकार में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में सर्वाधिक कौन से 58 है कि कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक संवहनीय वर्षा होती है, कि कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक संवहनीय वर्षा होती है। तो वो है आप लोगों का, पहला है भूमध्य सागरीय ना, ध्रुवीय ना, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर तो वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए तो वहां पर मरुस्थल पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि पूर्वी किनारों से व्यापारिक हवाएं लेकर के जाएंगी नमी, और वहां पर ले जाकर के कमी हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, इसके अलावा जो संवहनीय वर्षा होती है वो भूमध्य रेखा में होती है। कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर संवहनीय वर्षा होती है। दिन के समय तापमान गिरता है, संवहन की क्रिया होती है और दोपहर बाद में वर्षा हो जाती है। ठीक, आ रही है बात समझ में। तो 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है भारत में सर्वाधिक कौन से प्रकार की वर्षा होती है। तो भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है, और मानसूनी वर्षा में भी किस प्रकार की वर्षा होती है सर्वाधिक, ये 3 प्रकार की जो वर्षाएं थी, संवहनीय, चक्रवातीय और पर्वतीय। तो संवहनीय वर्षा तो बता दी मैंने, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होते हैं। चक्रवातीय, चक्रवात बहुत कम आते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जो मानसून से रिलेटेड है, और मानसून की वर्षा किस प्रकार होती है, वो पर्वतों से टकरा कर होती है। तो पर्वतीय वर्षा भारत में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, आ रही है बात समझ में। 59 का जो राइट आंसर होगा वो पर्वतीय वर्षा होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप लोगों के सामने है कि संवहनीय वर्षा से किस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। संवहनीय वर्षा से किस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। संवहन क्रिया होती है, ऊपर जाते हैं बादल, और किस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, तो वो बादल होते हैं कपासी बादल। किस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, कपासी बादलों का निर्माण होता है। क्यूमुलस क्लाउड, किस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, क्यूमुलस क्लाउड का निर्माण होता है कपासी बादलों का। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा कब होती है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र नहीं है, कौन से क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में है। कोपेन के अनुसार CS, एस का मतलब होता है ग्रीष्मकाल शुष्क, ग्रीष्मकाल शुष्क। इसका मतलब ग्रीष्मकाल में तो वर्षा नहीं होगी, इसका मतलब वर्षा कब होगी, वर्षा होगी शीतकाल में। कब होगी, शीतकाल में। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा कब होती है, शीतकाल में होती है। मतलब 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है कि सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर आभा मंडल का निर्माण कौन से बादलों के द्वारा होता है। तो वे बादल होते हैं पक्षाब स्तरी, पक्षाब स्तरी बादल है। केवल नाम याद रखिएगा आप लोग
कि आभा मंडल कौन से बादलों के द्वारा होता है, वो पक्षाभ स्तरीय बादलों के द्वारा होता है, सीरोस्ट्रेटस, सीरोस्ट्रेटस, ठीक है, सीरोस्ट्रेटस बादलों के द्वारा, पक्षाभ स्तरीय बादलों के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 62 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि है कौन से बादल लंबवत स्तंभ के रूप में दृष्टिगत होते हैं, किससे रूप में होते हैं, लंबवत दृष्टिगत रूप में होते हैं, ठीक है। और ये कौन से बादल है, इन्हें स्तंभ क्लाउड या टावरिंग क्लाउड बोलते हैं, टावरिंग क्लाउड। ये टावर की तरह दिखते हैं ऊपर की तरफ लंबे से, ठीक है। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं वो होते हैं क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इन्हें बोलते हैं हिंदी में कपासी वर्षा बादल। कौन से बादल, कपासी वर्षा बादल। कौन से बोलते हैं, कपासी वर्षा बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलते हैं, जो टावर की तरह दिखाई देते हैं नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ, ठीक है। सबसे नीचे वाले यही होते हैं, ठीक है। 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 64, क्वेश्चन नंबर 64, क्यूमुलोनिम्बस डी पर ही है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ऊंचाई के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है बादलों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन आकाश में सबसे ऊंचा बादल है, ठीक है। एक तो होता है सबसे ऊंचा, वो याद रखना है, और एक होता है सबसे नीचा। तो सबसे नीचे वाला जो बादल है वो क्यूमुलोनिम्बस है, क्यूमुलोनिम्बस। इसके अलावा जो सबसे ऊपरी बादल होता है सबसे ऊंचाई पर, वो होता है सीरस बादल। कौन सा होता है, सीरस क्लाउड। कौन सा होता है, सीरस, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो पक्षाभ बोलते हैं इसे हिंदी में, पक्षाभ। सीरस को क्या बोलते हैं, पक्षाभ बादल। सबसे ऊंचे, अधिक ऊंचाई पर मिलता है, और सबसे नीचे क्यूमुलोनिम्बस मिलता है। तो 64वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कपासी बादल की किस ऊंचाई पर बनते हैं। कपासी बादल, एक तो होता है कपासी वर्षा बादल और एक होता है कपासी बादल। कपासी वर्षा बादल से ठीक ऊपर होता है, तो ये मिलता है 3000 से 5000 मीटर के आसपास। कई जगह ये 2000 मीटर भी दे रखा होगा आप लोगों को, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस से जस्ट ऊपर होते हैं, ठीक है, कपासी बादल। क्यूमुलस बादल भी कहते हैं, क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं, ठीक है। तो 3000 से 5000 मीटर। तो 65वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, ये बी है, 6 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और केवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कौन सा बादल कपास के ढेर जैसा दिखाई देता है। कौन सा बादल कपास के ढेर से जैसा दिखाई देता है, जिसे कपासी बादल कहते हैं। और कपासी बादल कौन सा होता है, कपासी वर्षा बादल से जस्ट ऊपर होता है। कौन सा होता है, क्यूमुलस क्लाउड होता है कपासी बादल या क्यूमुलस होता है, क्यूमुलस क्लाउड, और इसे ही कपासी बादल कहता है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 2 टॉपिक मैंने कवर किए हैं, यूनिट 10 और यूनिट 11, ठीक है। यूनिट 10 है वायुदाब एवं परिसंचरण, इसके अलावा यूनिट 11 है जलवाष्प संघनन एवं वर्षण प्रकार और बादल है। इसके बाद में जो कल करेंगे वो भी अपन करेंगे, 2 टॉपिक करेंगे। इसी तरह मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी करवा दूंगा, ठीक है। बार बार में आप लोग मैसेज करते हो कि सर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी करवाइए, पहले इन टॉपिक्स को करवाऊंगा फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये जो 11th वाली ज्योग्राफी है ये करवा करके मैं 11th की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और 12th की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। बीच में जो 12th की जो एक्स्ट्रा मानव भूगोल वगैरह है, भारत का भूगोल वगैरह, वो मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को ये टॉपिक करवाने के बाद 11th की जो NCERT है वो करवाने के बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा अच्छे से समझा करके, ठीक है। तो 67 का देखते हैं, किस प्रकार के बादल ओले और बवंडर पैदा करते हैं। किस प्रकार के बादल ओले और बवंडर पैदा करते हैं। ये जो टावरिंग क्लाउड होते हैं ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है, कपासी वर्षा बादल, यही जो है वो करते हैं ओले और बवंडर का निर्माण करते हैं, धड़ाधड़ गिरते हैं नीचे, ठीक है। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों की क्लास। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास बताना मुझे कमेंट करके,
अगर ऐसी ही क्लास अगर आप लोगों को और चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।